तो यहाँ पर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 ठोसों के यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो दृढ़ पिंड हमने पढ़ रखा है, पहले हमने जान रखा था कि दृढ़ पिंड क्या होता है। तो कोई भी ऐसा ठोस जिसका शेप और साइज नहीं बदला जा सकता, यानी कि इसको इस तरीके से डिफॉर्म नहीं करा जा सकता हो या इसका साइज छोटा ना करा जा सकता हो किसी भी प्रकार से, तो ऐसे पिंड को हम कहते हैं दृढ़ पिंड। अब ये वाली स्टडी आपने फर्स्ट बुक में जो जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े थे वो सब इसी के लिए थे, दृढ़ पिंडों की गति थी, जिसमें आपने रेखी संवेग, कोणीय संवेग और चाल वेग, ये सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी थी दृढ़ पिंडों की गति के लिए पढ़ा था उसमें। अब हमको पढ़ना है वास्तविक पिंड, ऐसे पिंड जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। आप डेली लाइफ में क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि इस तरीके से कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है या कोई स्पंज का टुकड़ा हो सकता है, ये स्पंज का टुकड़ा हो सकता है, कोई तार हो सकता है या कोई चादर हो सकती है इस तरीके से। तो आप इनको देखते हैं कि ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा फिक्स नहीं होते हैं। अगर आप इनमें हथौड़े से इसको पीटेंगे, इसको हथौड़े से अगर आप पीटेंगे तो इसका जो साइज़ है और शेप है वो बदल जाएगा। जैसे लोहे के तार को अगर आप पीटेंगे तो और पतला हो जाएगा, ऐसे ही इस शीट को अगर पीटेंगे तो इसका भी साइज़ बदल जाएगा। तो लोहे को पीट करके आप इसका साइज और शेप बदल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके बीच जो ये एटम थे जिनकी दूरी दृढ़ पिंड में फिक्स रहती है, लेकिन जो वास्तविक पिंड होते हैं उनमें बाहरी जो बल लगते हैं, प्रभाव होता है, उसकी वजह से ये अपनी स्थिति को बदल देते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है वास्तविक पिंड। तो वास्तविक पिंड क्या है? ऐसे पिंड जिनको तनित किया जा सके, तनित मतलब जिनको खींचा जा सके, जैसे तार है, रबड़ है, उसको खींचा जा सकता है। बंकित किया जा सकते हैं, बंकित मतलब होता है उसको इस तरीके से तोड़ा जा सके, इस तरीके से संपीड़ित किया जा सके। संपीड़ित मतलब होता है इस तार की लंबाई इतनी है, इसको अगर कंप्रेस कर देंगे तो ये छोटा सा बचेगा, इतना सा। तो अगर किसी चीज़ को, किसी पिंड को तनित, बंकित अथवा संपीड़ित किया जा सके तो हम कहेंगे कि वो जो पिंड है वो कैसा है, हमारा वास्तविक पिंड है, जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमको अब इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। इसी की स्टडी को ही हमने चैप्टर का नाम दिया ठोसों के यांत्रिक गुण। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें है हमारा विरूपक बल। तो विरूपक का मतलब क्या होता है? जैसे किसी का रूप बदल देने वाला बल। तो किसी ठोस पिंड की आकृति और आकार, इसमें हमको फोकस करना है। आकृति एवं आकार बदलने के लिए प्रयुक्त बल हमारा क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। जैसे हमारे पास ये गेंद है, इस पर अगर मैं तेज़ी से इसको प्रेस कर दूं, जैसे मान लेते इसको प्रेस कर दिया हाथ से, इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो इसका साइज हो सकता है ऐसा हो जाए थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या किया, इस बल के द्वारा इसका साइज और शेप हमने बदल दिया है। तो ये जो मैंने इसमें बल लगाया वही हमारा क्या कहलाया? विरूपक बल। यानी कि चेहरा, किसी का जो चेहरा था ऐसा था, अब ऐसा हो गया है, तो यही बल हमारा क्या कहलाता है? विरूपक बल। तो विरूपक बल कई तरीके से प्रभाव डाल सकता है, और जो मटेरियल है हमारा, जो वास्तविक पिंड है, विरूपक बल के प्रति अलग अलग तरीके से व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा यहाँ पर कोई लोहे का टुकड़ा है, मान लेते ये लोहे का टुकड़ा है, इस पर हमने बल लगाया नीचे की ओर, तो हो सकता है इसका जो ये लंबाई थोड़ी सी कम हो जाए, अब इतना सा ही बचे। तो जैसे ही हमने विरूपक बल लगाया तो इसका साइज चेंज हो गया। अब जैसे ही हम इसको हटा देंगे तो ये पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाएगा, अर्थात इसके अंदर अपने आकार को पुनः प्राप्त करने की प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम यहाँ पर मिट्टी की, यानी कि गीली मिट्टी का कोई ऐसी गेंद रखते हैं, अब उसमें अगर हम बल लगाएंगे नीचे की ओर तो ये हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए विरूपित हो जाएगा। यानी कि इसके अंदर अपने पहले वाले आकृति और आकार को प्राप्त करने की प्रवृत्ति इसके अंदर नहीं है, या इसके अंदर वो गुण नहीं है। तो वो कौन सा गुण है जो ये डिसाइड करता है कि कोई वस्तु जो है विरूपक बल लगाने के बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी? इसी चीज़ का अध्ययन हमको यहाँ पर करना है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे स्प्रिंग है हमारी, ठीक, ये स्प्रिंग है, इसकी वास्तविक लंबाई ये है। अगर मैं इसमें कोई बल लगा देता हूँ, यानी कि इसमें मैं जैसे ही कोई भार लटका दूंगा इस तरीके से, तो इसका जो आकार होगा ना आपको बदल चुका होगा, थोड़ा सा इसकी लंबाई बदल चुकी होगी। जैसे ही हम भार हटाएंगे तो ये पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में लौट जाएगी। इसका मतलब इनके अंदर कोई गुण, एक ऐसा गुण है जो ये डिसाइड कर रहा है कि विरूपक बल के हटाने के बाद ये अपने प्रारंभिक स्थिति में लौट जाएगा, ठीक। तो ये जो बल था जिसने इसको डिफॉर्म किया, इसको कहते हैं विरूपक बल। अब वो गुण पड़ते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो चलिए अब वो गुण पढ़ते हैं जिसके कारण वस्तुओं में अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर उस गुण को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था स्प्रिंग, तो हमने पढ़ा था स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पर कोई फोर्स, यहाँ पर जैसे ही कोई बल लगाते हैं तो इसका आकार क्या हो जाता है, ये खिंच जाती है, ये खिंच जाती है। जब कोई भार इसमें आरोपित करेंगे तो जो स्प्रिंग होती है हमारी खिंच जाती है, और जैसे इसको हटाएंगे तो पुनः अपने प्रारंभिक आकार को प्राप्त कर लेती है। इसके अलावा अगर हम चाहें तो इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कंप्रेस भी कर सकते हैं अगर हमने फोर्स अंदर क्यों लगा दिया है तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। देखिए कोई भी जो मैटर होता है हमको पता है कि परमाणुओं से मिलकर के बना है, और उन परमाणुओं के बीच में वैद्युत बल लगते हैं, और जो वैद्युत बल होते हैं हमारे बिल्कुल वैसे ही कार्य करते हैं जैसे आपके स्प्रिंग होती है। तो देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर एक द्रव्य का एक छोटा सा सेक्शन बना रखा है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे परमाणु है, ये छोटे छोटे से परमाणु हैं, इनके बीच में वैद्युत आकर्षण बल लगा हुआ है। इन आकर्षण बलों की वजह से ये बंधे हुए हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बंध, यानी कि बॉन्ड्स। तो जब हम इस पर बल लगाएंगे तो हम देख रहे हैं ये स्प्रिंग क्या हो जाएंगी, अगर ऊपर से बल लगाया जा रहा है ऐसे, तो ये स्प्रिंग आपस में इनकी लंबाई घट जाएगी। जब घट जाएगी तो जब तक बल लगा रहेगा तब तक तो ये लेंथ नीचे की ओर कंप्रेस रहेगी। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो ये जो स्प्रिंग है पुनः अपने प्रारंभिक आकार में आ जाएंगी, तो ये वस्तु है पुनः से अपने प्रारंभिक आकार में आ जाएगा। तो अब पढ़ते हैं कि प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है। फिर तो पढ़ेंगे किसी पिंड का वह गुण, किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल हटा लेने पर, यही चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, प्रत्यारोपित बल हटा लेने पर अपने प्रारंभिक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। तो प्रत्यास्थता की परिभाषा क्या हो गई कि किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह प्रत्यारोपित बल को हटा लेने पर अपने प्रारंभिक आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। अब जब हम प्रत्यास्थता, जब हम बाहरी विरूपक बल लगाएंगे तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, उसमें विरूपण उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा। तो उसका एक विशेष नाम होता है, ये जो विरूपण उत्पन्न होता है इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ विरूपण, प्रत्यास्थ विरूपण। और इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया, प्रत्यास्थता की परिभाषा पढ़ ली। तो यही चैप्टर का नाम है। इसमें सबसे पहला जो गुण हम पढ़ रहे हैं प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता हम किसकी पढ़ेंगे, प्रत्यास्थता हम पढ़ेंगे सॉलिड की, यानी कि ठोस की, द्रव की और गैसों की, और क्या क्या हमको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो सारी। अब देखिए हमने प्रत्यास्थता पढ़ ली। अब प्रत्यास्थता तो ऐसे ये गुण हो गया हमारा कि जिसमें वस्तु अपने प्रारंभिक आकार में लौट जाती है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गीली मिट्टी, कीचड़, जिस पे अगर आप बाहरी बल लगाएंगे तो ये वस्तुएं अपने प्रारंभिक आकार तक नहीं लौटेंगी। तो इसके लिए भी एक नाम है, उसको हम कहते हैं प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी। जब कीचड़ या गीली मिट्टी में बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें अपने प्रारंभिक आकार व आकृति को प्राप्त करने का गुण नहीं होता है। इन पदार्थों को प्लास्टिक कहते हैं तथा यह गुण क्या कहलाता है, प्लास्टिकता कहलाता है। तो प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन से हो गए, अगर आपसे एग्जांपल पूछा जाए तो जैसे हो गया गीली मिट्टी, ये लिखा है यहाँ पर, कीचड़, गीली मिट्टी, पुट्टी, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी प्लास्टिक मटेरियल हैं, क्योंकि इनमें बाहरी बल हटाने पर अपने प्रारंभिक आकार और आकृति को प्राप्त करने का गुण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, द्रव्य पिंड पढ़ लिया, वास्तविक पिंड पढ़ लिया, विरूपक बल पढ़ लिया, प्रत्यास्थता पढ़ ली और प्लास्टिकता पढ़ गई।
तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि हमको द्रव्यों के यांत्रिक गुण क्यों पढ़ने हैं। आखिर हमको ये चैप्टर पढ़ाया ही क्यों जा रहा। अगर हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें कौन सी नई जानकारी मिल जाएगी, इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाएगा। अगर ये ना पढ़ें तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए जितनी भी आपकी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ इन्हीं द्रव्यों के गुणों पर आधारित है। जैसे हम जब भी कोई पुल बनाते हैं, जब भी हम कोई पुल बनाएंगे तो अगर हम देखें ये जो बीच वाला पोर्शन है, अगर हम सही से, हमको मटेरियल का ज्ञान नहीं होगा तो ये पुल कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा झोल आ जाए, ऐसे ये बहुत ज़्यादा झोल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत तेज़ हवा चले और पुल भरभरा कर गिर जाए, बाढ़ आ जाए तो भरभरा कर गिर जाए। अर्थात इस पर लगने वाले जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं उसको ये सहन न कर पाए, तो उस स्थिति पर हमारा पुल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और बिना जो है पुल के कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एक नदी को क्रॉस करके दूसरी नदी में जाना ही पड़ेगा। एक नदी के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आपको जाना है तो पुल बनाना पड़ेगा। तो इसी से आपके वाहन, रेल, आप खुद, आपके सामान एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर पूरी जो इकॉनमी है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो गिर जाएगी। ठीक, ऐसे ही जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हमको बिल्डिंग में पता होना चाहिए कि हमारी जो कितनी मोटाई की सरिया इसमें डाली जाए, किस तरीके का इसमें सीमेंट लगाया जाए, इसमें किस क्वालिटी की बजरी डाली जाए, उसका क्या अनुपात हो, ताकि एक डिजायर्ड हाइट इसको अचीव किया जा सके। जैसे हमको पता है बुर्ज खलीफा जो है वो बहुत ऊंची इमारत है। उतनी ऊंची इमारत बनाने के लिए, भले ही स्टील की बनी है, अगर इसका भार ही बहुत ज़्यादा है, उस भार से ये खुद ही ना टूट जाए, उससे बचाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि स्टील के क्या क्या गुण होते हैं, स्टील कितना भार सहन कर सकती है, कितना डिफॉर्मेशन सहन कर सकती है, ताकि हम उसी लेवल का जो है इंजीनियरिंग करें, वैसा ही डिज़ाइन करें, ताकि हमारा जो बुर्ज खलीफा जैसी लंबी लंबी इमारतें हैं वो स्टेबल रह सकें। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो जो रोड होते हैं, रोड में डामर डालते हैं, कंक्रीट डालते हैं, कई तरीके की चीज़ें इस पर डालते हैं। अगर हमको कंक्रीट, डामर और ढेर सारी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं उनके गुण नहीं पता होंगे, उनके मैकेनिकल गुण नहीं पता होंगे, तो रोड बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा, अच्छी क्वालिटी का रोड नहीं बन पाएगा। हो सकता है धूप या वियर और टियर, यानी कि जो गाड़ियाँ चलेगी उससे बहुत जल्दी उधड़ जाए और ख़राब हो जाए। तो उससे बचाने के लिए, बहुत एक्सप्रेस वे बनाने के लिए हमको इन जो गिट्टी, बजरी, मोरम, बालू जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हमको मैकेनिकल गुण पता होने चाहिए, तभी हम राइट प्रोपोर्शन में इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमारा जो वायुयान इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री, तो हमको हर 1 किलोग्राम को कैरी करने के लिए ईंधन यहाँ पर बहुत ढेर सारा खर्च करना पड़ता है। तो हमारा पूरा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो वायुयान बनाएं वो हल्के बनाएं लेकिन मजबूत बनाएं। तो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतना ही कम हमको उसको कैरी करने में ईंधन कम करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, जिससे जो वायुयान है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी और जो कंपनी उसका मुनाफा बढ़ेगा और मजबूत भी रहेगा ताकि सेफ्टी भी रहेगी। ठीक, इसके बाद हमने देखा है कि अब जैसे जैसे साइंस प्रगति कर रही है, हम कृत्रिम अंग बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमको ऐसे मटेरियल डिज़ाइन करने हैं ताकि जब उससे हम कृत्रिम अंग बनाएं, आर्टिफिशियल ऑर्गन बनाएं, तो वो अधिक हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हल्का होना चाहिए, तभी हम उसको कैरी कर पाएंगे। और मजबूत भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कमज़ोर हुआ तो फिर वो ख़राब हो जाएगा और उसको बार बार बदलना पड़ेगा। इससे हो सकता है जो व्यक्ति इसको लगवाए उसको किसी प्रकार की क्षति भी हो जाए। ठीक, फिर हमने देखा होगा कि जो हमारी रेल की पटरियाँ होती हैं उनका एक विशेष आकार होता है जो कि आई शेप की होती है, इनको हम कहते हैं आई शेप। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये आई शेप की क्यों बनानी पड़ी। इसको अगर हम पूरा का पूरा इस तरीके से एक ब्लॉक रख देते तो क्या दिक्कत हो जाती, उससे क्या फ़ायदा, ऐसा करने से हमको क्या फ़ायदा मिला, तो ये भी हमको इसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, यानी कि ये इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ही आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे हम
सोने का एक ग्राम अगर सोना लें, 1 ग्राम या 2 ग्राम सोना, उससे हम लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। लेकिन कांच को हम खींचकर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर कांच अगर यहाँ से जैसे यहाँ पर रखा अगर गिर जाएगा तो वो छार छार हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रिटल नेचर का है। क्षण भंगुरता, इसी को हम कहते हैं क्षण भंगुरता, क्षण भंगुर है। तो जो हमारा ग्लास है वो कैसा है, वो क्षण भंगुर है। तो इसमें क्षण भंगुरता का गुण क्यों है और कैसे पता करेंगे कि किसी पदार्थ में क्षण भंगुरता का गुण है या नहीं है। तो इसी के आधार पर हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल को डिजाइन कर सकते हैं, उससे नई नई चीज़ें बना सकते हैं, नई नई इंजीनियरिंग बना सकते हैं। तो हमको इसीलिए द्रव्यों के यांत्रिक गुण पढ़ने हैं। तो चलिए फिर इसके आगे की स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम प्रत्यास्था के गुण को समझने के लिए इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमको समझने चाहिए। तो सबसे पहला है, हमको समझना है प्रतिबल और विकृति। बस यही दोनों चीज़ें हमको समझनी है। इसी से हम द्रव्यों के गुणों के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल कर लेंगे। और उसके पहले हमको समझना है प्रत्यानयन बल क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो परिभाषा देखते हैं। जब किसी पिंड पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, तो विरूपक बल क्या था, पहले मैं बता चुका हूँ, जिससे किसी पिंड की आकृति और आकार बदलने के लिए जो बल आरोपित किया जाता है तो वो विरूपक बल है। तो जब किसी पिंड पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो पिंड में एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है। देखिए ये बल पहले से नहीं होता, जब बाह्य विरूपक बल लगाएंगे तो पिंड के अंदर से ही उत्पन्न हो जाएगा। तो इस विरूपण का विरोध करता है। तो जब किसी पिंड पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो पिंड में एक ऐसा बल उत्पन्न हो जाता है जो इस विरूपण का विरोध करता है, इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो जैसे ही हम बाह्य विरूपक बल लगाएंगे, तो विरूपक बल आपने लगाया तो वो क्या करेगा, वो उसका आकृति और आकार बदलने की कोशिश करेगा। तो इसका विरोध करने के लिए पिंड के अंदर से ही एक बल उत्पन्न हो जाएगा। वही जो बल होगा हमारा, वही हमारा प्रत्यानयन बल कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल। तो जिसको मैंने यहाँ पर समझाया, देखिए ये हमारा कोई पिंड था, पहले शुरुआत में इस तरीके से रहा होगा, ऐसा गोला था। अब जैसे ही मैंने इसमें इस डंडे से नीचे की ओर इसको दबाया तो ये पिचक गया, इसकी आकृति एवं आकार बदल गई। तो जब मैंने बाहर से ये बाह्य बल लगाया, इसी को मैंने क्या कहा है, विरूपण बल है। ये कौन सा बल है, ये है हमारा विरूपण बल। ये है हमारा विरूपण बल। इसका आकार और आकृति बदल दी। तो अब इस पिंड के अंदर से ही एक बल उत्पन्न हो गया है जो इसके परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में विपरीत है। इसी बल को हमने क्या कहा है, प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यानयन बल जो होता है वो मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इतना अगर समझ में आ गया है तो हम अब प्रतिबल की परिभाषा समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं प्रतिबल क्या होता है। तो हमने प्रत्यानयन बल पढ़ लिया है। तो जैसे ये हमारा एक तार है जिसकी लंबाई मान लेते हैं L है, कोई भी तार हो सकता है या पदार्थ है। हमने इसको नीचे की ओर F बल से खींचा है, ये विरूपक बल है, ये इसका आकार बदलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही हम इसको नीचे की ओर खींचेंगे, इसके अंदर एक F बल, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि F जो इस विरूपण का विरोध करेगा। तो ये बल F और डिवाइडेड बाई इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। इसको S से प्रदर्शित करते हैं। देखिए NCERT में अगर आप जाकर देखेंगे तो इसको सिग्मा से भी प्रदर्शित किया गया है और S से भी। तो जो इंग्लिश वाली किताब है आपकी, इंग्लिश की जो किताब होगी उसमें सिग्मा से प्रदर्शित होगा और हिंदी मीडियम वाली जो किताब है उसमें S से प्रदर्शित करा गया है। तो हम हिंदी मीडियम को पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको S से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो S मतलब स्ट्रेस, लेकिन क्या होगा कि S जो है स्ट्रेन भी होता है तो उसको हमको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करना पड़ेगा, यानी कि विकृति को। तो आप चाहें तो सिग्मा से प्रदर्शित कर लें और चाहे S से प्रदर्शित कर लें, दोनों ही केसेस में ये सत्य माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर F/A हमारा क्या हो गया है, F/A हमारा बन जाएगा प्रतिबल का सूत्र। अब हम इसका मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक कितना हो जाएगा, चलिए मात्रक निकाल लेते हैं।
मात्रक क्या हो जाएगा, तो F का मात्रक और डिवाइडेड बाई A का मात्रक। F क्या है हमारा, प्रत्यानयन बल है ये बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। और A क्या है हमारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन का ये, और मीटर का हो जाएगा स्मॉल m स्क्वायर, यानी कि n इंटू m माइनस 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर की पावर माइनस 2 हमारा क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा प्रतिबल का। विमा लिख लेते हैं इसकी, विमा क्या हो जाएगी, तो विमा क्या हो जाएगी, तो F की विमा डिवाइडेड बाई A की विमा। तो F की विमा बल की विमा होती है, बल की विमा क्या होती है, m l t माइनस 2 डिवाइडेड बाई A की विमा होती है l स्क्वायर। कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m l की पावर 1 माइनस 2 t की पावर माइनस 2। सॉल्व कर देंगे तो m 1 में से 2 घट जाएगा, यानी कि l की पावर माइनस 1 आएगा और t की पावर आ जाएगा माइनस 2। तो m l माइनस 1 t माइनस 2 हमारी क्या आ जाएगी, प्रतिबल की विमा आ जाएगी। अब ये कैसी राशि, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है, ये राशि कैसी है हमारी, राशि पूछ सकता है कोई कि प्रतिबल कैसी राशि है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हमारी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बल है वो बल हमारा पूरा बल नहीं है, बल का केवल वो वाला घटक है जो इस अनुप्रस्थ काट के अभिलंबवत है। जैसे अगर हमारा काट इस तरीके से होती, हमारा बल इस दिशा में लग रहा होता है F, तो हमको ये वाला फोर्स नहीं देना है, हमको इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत घटक, ये जो A कैप जा रहा था, अगर ये थीटा है तो हमको इसकी इस ओर का घटक यानी कि F cos थीटा लेना पड़ेगा। F cos थीटा फिर A, इससे हम मल्टीप्लाई इसका कराएंगे इस तरीके से। अगर ये होता हमारा तार और फोर्स ऐसे लग रहा होता, अनुप्रस्थ काट ऐसे है, तो जब हम इसमें स्ट्रेस निकालते तो F cos थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक। तो उसका एक घटक है, यानी कि ये जो राशि हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो स्ट्रेस कैसी राशि है, अदिश राशि है। और अगर आप देखेंगे तो इसको टेंसर राशि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर के पूरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का ये गुण है। वो हायर स्टडीज़ में आप देखेंगे, यहाँ पर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर जान ली प्रतिबल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विकृति क्या होती है, लेकिन उसके पहले हमको ये जान लेना है कि प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम विकृति को पढ़ेंगे। अब चलिए जान लेते हैं प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद फिर उनको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो प्रतिबल है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, नंबर 2 स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल, और नंबर 3 होता है हमारा जलीय प्रतिबल। इसमें जल नहीं, ये हाइड्रोलिक जो है हमारा प्रतिबल है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, त्वरण प्रतिबल और या संपीड़न प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई के अनुदिश ऐसे। तो अगर हमने मान लेते इतनी पहले हमारी छड़ की लंबाई थी, ये थी इतनी छड़ की लंबाई, यहाँ तक हमने बल लगाकर इसको खींच दिया, यानी कि इसकी लंबाई पहले कैपिटल L थी, स्मॉल l बढ़ गई है, यानी कि L/2 इधर बढ़ी है और L/2 इधर बढ़ गई है। टोटल लंबाई में वृद्धि स्मॉल l की हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने बल लगाया है, जो प्रतिबल यहाँ पर लगेगा, यानी कि ये बल प्रत्यानयन बल ये, और डिवाइडेड बाई इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा त्वरण प्रतिबल। वहीं पर अगर इसको संपीड़ित कर दें, संपीड़ित का मतलब होता है इसको कंप्रेस कर दें, तो जो प्रतिबल यहाँ पर उत्पन्न होगा, यानी कि F, ये वाला F और इसका एरिया ये, वो हमारा क्या कहलाएगा, संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। ऐसे ही जब हम बल जो है स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाएं, जैसे कोई किताब हो, जैसे हमारे पास कोई किताब हो इस तरीके से, और हम इस पे बल लगाएं ऐसे, तो ये इस तरीके से देखेंगे, ये ऐसे फैल जाएगी, ये हम देखेंगे ऐसे, इस तरीके से बल लगा दिया तो ये इस तरीके से फैल गई। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखो, ये इस ऐसे हो गया। तो ये यहाँ पर हमने जो लगाया है, ऐसे बल लगाया है, तो ऊपर वाली लेयर नीचे तो फिक्स है, ऊपर वाली सरक गई थोड़ी सी, तो ये जो कोण बन गया है थीटा, ये तो ये x/l बनेगा, आगे देखेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, स्पर्शी, क्योंकि स्पर्श रेखा के अनुदिश बल लगाया गया है, तो इसको स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अब
यह है जलीय प्रतिबल यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर डाल देंगे तो वो लिक्विड क्या करेगा, उसको चारों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसकी आकृति नहीं बदलेगी, इसकी आकृति नहीं बदलती, इसमें आकृति नहीं बदली है, आकृति नहीं बदली है, आकार जो है आकार बदल गया है, आकार जो है बदल जाएगा यानी कि छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, यहाँ से चारों तरफ से बल लग रहा है। तो उसने उसका आकृति को चेंज करे बगैर ही उसका आयतन कम कर दिया है। जब आयतन कम कर दिया है तो इसी के कारण इसके अंदर से भी एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रतिबल जो है इसके अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हो जाएगा जो इस गोले को पुनः अपने प्रारंभिक आकार में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो अंदर से प्रतिबल उत्पन्न प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ है ये, और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, जलीय प्रतिबल कहलाएगा। अब देखिए हर एक में हमको कुछ ना कुछ जो है चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, यहाँ पर हो गया है लंबाई में परिवर्तन आ गया है, यहाँ पर किस में परिवर्तन हो गया है, ऊपर वाली सरफेस के कोण में परिवर्तन आ गया है, यहाँ पर कोण चेंज हो गया है, इस वाली लेयर का कोण चेंज हो गया है, सरक गई है थोड़ी सी, और यहाँ पर क्या इसका आयतन जो है वो चेंज हो गया है। तो इन्हीं के आधार पर तीन तरीके की फिर विकृतियाँ भी हमने इसी के साथ डिफाइन कर रखी हैं। तो इन दोनों केस में जब लंबाई घटे या बढ़े कुछ भी हो तो उसमें लंबाई में जो परिवर्तन है बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अभी हम इसको आगे भी पढ़ते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा हमारा ये थीटा और थीटा जो हो जाएगा यही हमारी विकृति इसकी, इसको हम एक्स बाई एल कह सकते हैं। इसको हम चाहें तो tan थीटा कर सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा लंब और बटे आधार। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, थीटा के बराबर रख देते हैं। ठीक, तो ये होगी हमारी कौन सी, स्पर्शी या अपरूपण विकृति। स्पर्शी विकृति भी कर सकते हैं इसको, विकृति या अपरूपण विकृति ये भी करना चाहें। और इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन, इसको भी एप्सिलॉन। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आयतन में जो विकृति है, तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, क्योंकि आयतन जो है घटा है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से माइनस यहाँ पर बाद में लगा लेंगे। तो आयतन में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक आयतन को हम कहते हैं आयतन विकृति। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आयतन विकृति। तो कुल मिला के ये टॉपिक में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। तो चलिए अब जान लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा त्वरण प्रतिबल और दूसरा है हमारा संपीड़न प्रतिबल। तो त्वरण प्रतिबल कब होता है, जब किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसके अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं त्वरण प्रतिबल। और जब किसी चीज़ को हम ऐसे कंप्रेस कर देते हैं तो जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसके अंदर उसको हम कहते हैं संपीड़न प्रतिबल। ठीक, तो इसी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। तो एक बेलन को उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में दो समान बल लगाकर तनित करने पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल त्वरण प्रतिबल कहलाता है। तो जैसे ये एल लंबाई की पहले ये छड़ थी, इस पे दो बराबर बल लगा करके बाहर की ओर खींच दिया गया है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है, डेल्टा एल की वृद्धि हो गई है। तो इसका जो प्रतिबल बनेगा एस बराबर या सिग्मा बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बल एफ और डिवाइडेड बाई उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ऐसे ही जब संपीड़न प्रतिबल की बात करेंगे तो हमने अब उसी बेलन को कंप्रेस कर दिया है समान बलों से, तो इसकी लंबाई पहले एल थी, अब एल माइनस डेल्टा एल बची है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अभी भी ए है। तो इसी परिभाषा क्या बनेगी, यदि प्रत्यारोपित बलों से बेलन संपीड़ित हो जाए, क्या हो जाए, संपीड़ित हो जाए, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है, संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एफ बाई ए। तो दोनों ही केसेस में फॉर्मूला हमारा सेम बनने वाला है। अब क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लिए ही अनुदैर्ध्य विकृति भी परिभाषित होती है। तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो विकृति क्या होगी, लंबाई में परिवर्तन
और बटे प्रारंभिक लंबाई यानी कि डेल्टा एल बटे एल, यही हमारा क्या हो जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति। और इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से ही हम इसको अनुदैर्ध्य विकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगी हमारी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब ये हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला प्रतिबल। अच्छा, हमने प्रतिबल का तो मात्रक निकाल लिया था पिछले में जब प्रतिबल पढ़ा था, लेकिन इस विकृति की विमा क्या होगी? तो इसका अगर हम मात्रक देखें, इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर बटे मीटर। सेम यूनिट है, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विमाहीन यानी कि मात्रकहीन राशि है। ये क्या है? ये मात्रकहीन राशि है। ये केवल एक शुद्ध संख्या है यानी कि नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। अब देखिए, देखते हैं दूसरा प्रतिबल जो है हमारा स्पर्शी प्रतिबल। इंग्लिश में इसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो क्या होता है शियर स्ट्रेस में, जैसे ये हमारा कोई पिंड है, ठीक, इसके टेंजेंशियली फोर्स लगाना, इसीलिए इसको स्पर्शी प्रतिबल करते हैं। स्पर्श रेखा जैसे होता है, जैसे कोई वृत्त है, जैसे हमारा यहाँ पर एक वृत्त है, तो इसकी स्पर्श रेखा कैसी होगी? ये होगी इसकी स्पर्श रेखा। तो फोर्स भी इसी तरीके से लगाया गया सरफेस के अलोंग। तो क्या होगा कि ऊपर की ये सारी सतह होंगी, ऐसा मान लीजिए छोटे छोटे स्टैक से मिलकर के बना है, मतलब ये इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके से माचिस की डिब्बी लगा रखी हैं। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो सब सरक जाएंगे, या कागज़ के ढेर सारे पन्ने रखे हैं, फोर्स लगाएंगे तो सब सरक जाएंगे। तो ऐसे ही ये सारे तल सरक गए हैं। तो यहाँ पर हमको एक ये थीटा कोण से सरक गए हैं सब के सब। तो इसी के आधार पर फिर हमने क्या किया है, इसको परिभाषित किया है। तो क्या है देखिए, यदि दो बराबर और विरोधी विरूपक बल बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समांतर लगाए जाएं, तो देखो एक बल इधर लग रहा है, एक बल ये वाली सतह फिक्स है, तो एक बल इधर की ओर लग रहा होगा ऐसे, क्योंकि फिक्स है तो विरोधी बल यहाँ उत्पन्न हुआ होगा, तो ये इस तरीके से जा रहे हैं ऐसे, ठीक। तो सम्मुख फलकों के बीच विस्थापन उत्पन्न हो जाता, तो सम्मुख फलक एक फलक ये, एक फलक ये, तो इनके बीच में क्या होगा, विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो लगाए गए स्पर्शी बल के कारण एकांग क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल, देखो फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो इस पर अंदर की ओर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और दिशा विपरीत होगी। तो लगाए गए स्पर्शी बल के कारण एकांग क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को, एकांग क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं, अपरूपक प्रतिबल या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पर्शी प्रतिबल जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा F/A, ये भी F/A रहेगा। अब इसके बाद अब हमको डिफाइन करनी है विकृति। तो इसकी विकृति क्या होगी, स्पर्शी प्रतिबल है तो स्पर्शी विकृति या अपरूपण विकृति, इसको हम कहेंगे अपरूपण, अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो शियर, शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन में कैसे परिभाषित करेंगे, तो शियर स्ट्रेन में हमको परिभाषित करना है, ये जो थीटा हमने निकाला ये, तो ये परिवर्तन यानी कि जो जितना वो खिसका है और बटे एल, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे x/l, परतों के बीच जो विस्थापन हो गया है वो फलकों के बीच जितना विस्थापन हुआ है बटे l, यानी कि जो क्षैतिज विस्थापन है वो बटे l। अब थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है वो बहुत छोटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x जो है बहुत छोटा होता है l से, इसलिए यहाँ पर हम tan थीटा को क्या ले सकते हैं, tan थीटा को हम ले सकते हैं केवल थीटा ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा x/l। कंडीशन कौन सी है कि जो x है हमारा l से बहुत छोटा है। तो ये हो गई हमारी अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति को हम कैसे ले सकते हैं, सीधे थीटा से। तो जब भी थीटा आपको दे दिया जाएगा तो वो क्या है, उसकी शियर स्ट्रेन है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब चलिए हम लास्ट जो प्रतिबल है तीसरा वाला हम देख लेते हैं, जलीय प्रतिबल। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है? जैसे ये गोला था, पहले इतने बड़े साइज का था, इसका आयतन था V। अब हमने इसको एक अधिक दाब वाले द्रव में, जैसे पानी की बहुत नीचे 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नीचे ले गए हैं, 5 किलोमीटर नीचे ले गए हैं ऐसे, तो क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा चारों तरफ से। तो चारों तरफ से जब प्रेशर लगेगा तो ये संकुचित हो जाएगा और इसका आयतन घट जाएगा। तो मान लेते हैं प्रारंभिक आयतन V था और आयतन में कमी कितनी है, डेल्टा V। आयतन में कमी कितनी है, डेल्टा V। तो क्या होगा, इसकी वजह से अब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बाहर से जो बल लग रहा था वही हमारा दाब है। तो यानी कि इस पर जो बल लग रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, वो हमारा दाब है। इस दाब को काउंटर करने के लिए अपने अंदर से एक प्रतिबल उत्पन्न करेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो वो भी किसके बराबर होगा, हमारे बाहरी दाब के बराबर होगा। इसका मतलब इसके अंदर से जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ है, जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा, वो बाहरी दाब के बराबर होगा। तो इसी से हम परिभाषा बना लेंगे। तो जब किसी अधिक दाब वाले द्रव में कोई गोला रखते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन हुए बिना, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गोला अभी भी गोला जैसा ही दिखेगा। इसका आकार कम हो जाता है, बस इसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे इसका आयतन कम हो जाता है, यानी कि हमने कितना आयतन कम हो गया, डेल्टा V कम हो गया है, अर्थात ये संपीड़ित हो जाता है, जिसका कारण इस पर चारों ओर से लगने वाला दाब है। तो ये क्यों संपीड़ित हुआ है, क्योंकि इस पर चारों ओर से दाब लग रहा था। तो अब परिभाषा बना लेते हैं। इस दाब के कारण गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे जलीय प्रतिबल कहते हैं। तो जलीय प्रतिबल किसके बराबर है, ये सिग्मा किसके बराबर है, हमारा दाब के बराबर है, प्रेशर के बराबर है। तो हमको याद रखना है किसके बराबर है, दाब के बराबर। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो ये पास्कल, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब अगला है हमारा, इसके संगत जो विकृति होती है वो क्या होती है, हमारी आयतन विकृति। आयतन विकृति हमने क्या पढ़ा है, आयतन विकृति जो हो जाएगी हमारी, यहाँ भी स्ट्रेन लिख लेंगे, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा V बटे V। आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। ये हमारा क्या है, आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन, और बटे ये हमारा क्या है, प्रारंभिक आयतन है। ये हमारा है प्रारंभिक आयतन। तो इस तरीके से इसका भी मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कुछ नहीं होगा, मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब। देखो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। आयतन है, नीचे भी आयतन है, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो कोई भी विकृति होगी, चाहे तीनों में से, चाहे हमारा अनुदैर्ध्य विकृति हो, चाहे स्पर्शी विकृति हो, अपरूपण विकृति हो, और चाहे हमारी आयतन विकृति हो, उन तीनों का कुछ मात्रक नहीं होता है। ये मात्रक विहीन राशियाँ, विमा विहीन राशि। तो अब आगे बढ़ते हुए हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, और वो क्या है, वो है हमारा हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है, हुक्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पर बेस्ड एक फॉर्मूला है, जिसको दिया था रॉबर्ट हुक ने। वही रॉबर्ट हुक जिसने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी कॉर्क के छिलकों में, जिसने माइक्रोस्कोप को सबसे पहले डिज़ाइन करा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, वही हमारे वैज्ञानिक यहाँ पर है रॉबर्ट हुक, उन्होंने ये नियम दिया था। तो जब न्यूटन थे उसी ज़माने की ये भी वैज्ञानिक है, न्यूटन के समकालीन है। तो हुक का नियम ये कहता है कि जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल और विकृति में संबंध बताता है। अगर पूछा जाए कि हुक्स का नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बताता है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रतिबल और विकृति। तो ये कहता है कि जो प्रतिबल है और जो विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, अर्थात अगर हम प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति बढ़ेगी, और अगर हम विकृति बढ़ाएंगे तो प्रतिबल बढ़ेगा। और इनके बीच में संबंध कैसा होता है, यानी कि ये जो संबंध होता है सिग्मा बराबर, इसको हटाएंगे, कोई समानुपाती नियतांक के रख देंगे, और विकृति एप्सिलॉन। तो यानी कि सिग्मा बराबर होता है के एप्सिलॉन। इसी को हम कहते हैं हुक्स का नियम। इसको यहाँ पर इस तरीके से बंद कर लेंगे, ठीक। अब
ये जो नियतांक है k, इसको हम कहते हैं समानुपाती नियतांक। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, इसका विशेष नाम होता है, उसके बारे में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बाद इसके बारे में पढ़ेंगे कि इनका अनुपात क्या कहलाता है, यानी कि k क्या कहलाता है, इसका स्पेशल नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं, जैसे नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसका नाम होता है प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, जो किस पर निर्भर करता है, जो पदार्थ पर निर्भर करता है, द्रव्य पर निर्भर करता है। जैसे स्टील के लिए अलग होगा और तांबे के लिए अलग होगा, पीतल के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। तो हर एक मेटल के लिए अलग अलग होता है। ठीक, ऐसे ही द्रव्य के लिए परिभाषित है, ऐसे ही लिक्विड के लिए भी परिभाषित होगा, ऐसे ही गैस के लिए भी परिभाषित होगा। अलग अलग चीज़ों के लिए इसको परिभाषित करा गया है। तो जैसे अब 3 हमने क्या पढ़े हैं, 3 हमने पढ़े हैं प्रतिबल, तो 3 हमने पढ़े हैं विकृतियाँ, तो ऐसे ही हमको 3 भी पढ़ने पड़ेंगे प्रत्यास्था गुणांक। और उसके पहले हम अब पढ़ते हैं प्रतिबल विकृति वक्र। देखते हैं यहाँ पर प्रतिबल विकृति वक्र क्या दर्शाता है। और उसके पहले इसी में एक टॉपिक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा कि यह नियम जो है सभी पदार्थों पर लागू नहीं है, सभी पदार्थों पर लागू नहीं है। ठीक, तो ये जो नियम है वो सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है। ये एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रिजल्ट है, बस और कुछ नहीं है, अनुभाविक स्वानुभाविक रिजल्ट है। इस तरीके से बस इसको याद रखना है कि ये जो नियम है सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है। तो आइए अब एक बार नज़र दौड़ाते हैं प्रतिबल विकृति वक्र पर। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इस वक्र पे हमने क्या करा है, y अक्ष पर प्रतिबल और x अक्ष पर विकृति को हमने खींचा है। तो जैसे जैसे हम विकृति बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक तार के लिए, एक तार हमने मान लेते हैं, ऐसा कोई तार था यहाँ से, और इस पर हमने भार बढ़ाते चले जाना, यहाँ पर भार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो ये खिंचता चला जा रहा है। तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि तार मान लेते अगर मोटा है इस तरीके से, अगर ऐसा होता तो ये जो क्षेत्रफल है और नीचे की ओर जो भार W लग रहा है, तो W/A, तो W/A को हमने यहाँ पर रखा है, और इस पर उत्पन्न हुई विकृति यानी कि लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हमने x अक्ष पर रख दिया और एक ग्राफ खींचा है। तो देखो हमें क्या मिला है, इस तरीके से, ये नीले रंग से जो आपको दिख रहा है, इस तरीके से हमको एक ग्राफ मिला है। इसके अलग अलग बिंदुओं को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ O से लेकर के A तक एक बिल्कुल सीधी रेखा मिली है, बिल्कुल सीधी रेखा मिली है। तो ये क्या है, ये है हमारा प्रत्यास्थ आचरण। यहाँ पर जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है, जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती है, जो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे हुक का नियम है। तो सबसे पहले देखते हैं OA, प्रत्यास्थ आचरण दिखाया जा रहा है और यहाँ पर हुक का नियम लागू होता है, अर्थात जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन दोनों समानुपाती है, यानी कि सिग्मा बराबर K एप्सिलॉन। तो यहाँ पर हुक का नियम लागू होता है A तक। अब AB के लिए देखते हैं, A से B के लिए प्रत्यास्थ आचरण तो यहाँ भी नज़र आ रहा है, यानी कि इस स्थिति में क्या था, O से A के लिए अगर हम जो ये बल W लगा रहे थे इसको हटा देंगे तो जो तार था वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट जाएगा। यानी कि अगर मान लेते हैं 1 मीटर लंबी छड़ थी, उसमें भार लटकाया और उसमें 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर की मान लेते उसमें वृद्धि हो गई है, तो भार हटाने के बाद वो पुनः से 1 सेंटीमीटर की जो वृद्धि हुई थी वो हट जाएगी और तार हमारा पुनः 1 मीटर का हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। अब A से B के लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं है, देख लें, इसलिए सीधी रेखा नहीं है, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो प्रतिबल और विकृति समानुपाती नहीं है, लेकिन यहाँ भी प्रत्यारोपित बल हटा लेने पर तार अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि इस स्थिति में भी अगर हम भार हटा लें तो तार पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाएगा। तो ये दोनों स्थितियाँ हुई OA और AB तक। अब B पर जो प्रतिबल होता है उसी को हम कहते हैं पराभव सामर्थ्य, यील्ड पॉइंट। यानी कि इसके अब बाहर अगर चले गए तो फिर उसमें स्थायी विरूपण हो जाएगा। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर की जो वृद्धि हुई थी, अगर यील्ड पॉइंट से ज़्यादा कर देंगे तो वो हमेशा बनी ही रहेगी, वो कम नहीं होने वाली फिर। ठीक,
तो अब हम देखते हैं बी डी, बी से डी के लिए। तो यहाँ पर कैसा आचरण होगा? प्लास्टिक। तो मैंने शुरुआत में ही पढ़ाया था प्लास्टिक आचरण, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या थी? जब जैसे कीचड़ है, गीली मिट्टी है, उसमें बाहरी विरूपक बल लगाएंगे तो उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी आकार और आकृति को बदल देगा। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है बी से डी के लिए। अगर हम उसमें और ज़्यादा विकृति उत्पन्न करेंगे तो उसमें और ज़्यादा प्रतिबल बढ़ेगा। तो बी और डी के लिए अगर बी से ज़्यादा प्रतिबल लगा देंगे तो तार हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, हमेशा के लिए खिंच जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसी को हम कहते हैं इसका प्लास्टिक आचरण। प्लास्टिक आचरण दिखाएगा कहाँ से? बी से डी के लिए स्थायी विरूपण हो जाएगा। भार हटाने पर प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटता, यानी कि भार आप हटाएंगे तो तार अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं करेगा। अब बिंदु डी की बात करते हैं, ये वाला बिंदु डी। तो बिंदु डी यहाँ तक प्लास्टिक आचरण बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और पॉइंट डी पर पहुँच जाएगा। अब जैसे ही डी पर पहुँचेगा तो अब अगर आप भार हटा भी लोगे, डी से जैसे ही थोड़ा सा भार और बढ़ा दोगे, यानी कि ये चरम तनन सामर्थ्य है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इससे ज़्यादा अगर आपने भार लटका दिया, स्ट्रेस उत्पन्न कर दी, तो अब तार जो है उस पर आप भार हटा भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप से उसमें विकृति बढ़ती चली जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा वो अपने आप से टूट के गिर जाएगा। यानी कि अब वो बिल्कुल वैसा ही गिरने लग जाएगा जैसे कि शहद की चाशनी, हम देखते हैं जो शहद है तो शहद अपने आप से बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे ही तार इस पॉइंट पर बिल्कुल शहद जैसा ही मतलब बहने लग जाएगा और पॉइंट ई पर जा कर के टूट जाएगा। तो इसी डी पर चरम तरण सामर्थ्य प्राप्त होगी सिग्मा यू। इस बिंदु के आगे भार हटा लेने पर भी विकृति प्राप्त होती है और बिंदु ई पर क्या होता है? बिंदु ई पर तार टूट जाता है। अब इन्हीं बिंदु डी और ई के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो मटेरियल है वो टेंसाइल है, यानी कि उसमें तन्यता का गुण होगा या उसमें क्षणभंगुरता का गुण होगा, यानी कि ब्रिटलनेस का गुण होगा। तो क्या देखना है हमको? अगर डी और ई दूर दूर हों, डी और ई कैसे हों? डी और ई जो है ये दूर दूर हैं, कैसे हैं? ये दूर दूर हैं, दूर दूर हैं। तो ये कैसा होगा? इसमें तन्यता का गुण होगा, तन्यता का गुण होगा, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है। लेकिन अगर डी और ई क्या है? पास पास हैं, ये पास पास हैं, तो इसमें क्षणभंगुरता का गुण होगा, क्षणभंगुरता, इसी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या होता है? कांच को जैसे आप छोड़ेंगे, सिरेमिक को छोड़ेंगे तो बिखर के अलग अलग हो जाएगा, कांच को अगर छोड़ देंगे तो बिखर जाएगा एकदम से, उसी को हम कहते हैं क्षणभंगुरता। तो इस कर्व को देख करके हम बता सकते हैं कि जो मटेरियल है वो तन्य होगा या क्षणभंगुर होगा। तो इस तरीके से हमने प्रतिबल विकृति वक्र को समझ लिया है। अब इसके आगे हमको पढ़ना है, हमने पढ़ा था कि के को पढ़ना है हमको, यानी कि प्रत्यास्थता गुणांक को पढ़ना। तो 3 प्रत्यास्थता गुणांक हमको पढ़नी पड़ेंगी। तो प्रत्यास्थता गुणांक कहाँ पर परिभाषित होता है? केवल ओ से ए के लिए, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर हुक का नियम लागू होता है वहाँ पर हम प्रत्यास्थता गुणांक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे प्रत्यास्थता गुणांक का अध्ययन करते हैं। ऐसे मटेरियल पढ़े हैं जिनमें हुक का नियम किसी न किसी रेंज तक लागू होता है, लेकिन अब कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसमें हुक का नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता। जैसा कि हमने हुक के नियम में पढ़ा था कि हुक का नियम सभी पदार्थों पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे ही कुछ पदार्थ होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रत्यास्थालक, इलास्टोमर्स। तो ऐसे पदार्थ जिनको उनकी लंबाई से कई गुना तक खींचा जा सके और बाहरी जो बल है उसको हटा देने पर वो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस लौट आते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रत्यास्थालक। जैसे रबड़, जैसे हमारा क्या होता है? जैसे रबड़, रबड़, तो रबड़ को कई गुना हम खींचेंगे और छोड़ देंगे तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस लौट आएगा। ऐसे ही महाधमनी होती है हमारे शरीर में, जो महाधमनी है, महाधमनी हो गई, हमारी नसें भी इलास्टोमर की तरह ही काम करती हैं। इसको कई गुना खींचा जा सकता है। अगर ऐसा ना हो तो थोड़ा सा अवरोध पड़ने पर ही ये क्या हो जाएगी? ये फट भी सकती है। तो महाधमनी हमारी क्या होती है? बहुत ज़्यादा प्रेशर को सहने की क्षमता होती है इसमें, ठीक। तो
जो महाधमनी होती है ये अपनी लंबाई की 10 गुना तक इसको खींचा जा सकता है। उसी का ये ग्राफ यहाँ पर दर्शाया गया। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं भी जो प्रतिबल है वो विकृति के समानुपाती नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, इलास्टिक बिहेवियर दर्शा रहा है। इलास्टिक बिहेवियर क्या होता है कि बाहरी जो बल है उसको हटा लेने के बाद भी जो वस्तु है वो अपने प्रारंभिक आकार में वापस लौट आती है। ठीक, तो हमको याद रखना प्रत्यास्थालक क्या होता है, 1 नंबर का पूछा जा सकता है छोटा छोटा सा क्वेश्चन। प्रत्यास्थालक क्या है, तो वो मटेरियल जिनमें हुक का नियम लागू नहीं होता है फिर भी वो इलास्टिसिटी को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रत्यास्थालक कहलाते हैं। इनको इनकी लंबाई के कई गुने 5, 10, 15, 20 गुना तक खींचा जा सकता है, उसके बावजूद भी बाहरी बल हटाने पर ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आते हैं। ठीक, अब यहाँ पर इतना हो गया है। तो चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रत्यास्था गुणांक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है प्रत्यास्था गुणांक यानी कि इलास्टिक मॉडलिंग। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, जब हमने पढ़ा था प्रतिबल विकृति वक्र, प्रतिबल विकृति वक्र में हमने देखा था यहाँ पर इस तरीके से ये ग्राफ बनाया था हमने, और यहाँ पर हमने देखा था हमारा जो ग्राफ था कुछ इस तरीके से जा रहा था ऐसे, और फिर ऐसे चला गया था। तो एक सीमा यहाँ तक थी जहाँ पर हमारा जो प्रतिबल था और यहाँ पर जो विकृति थी वो एक दूसरे के समानुपाती थे, यानी कि सिग्मा बराबर था K टाइम्स एप्सिलॉन। यहाँ पर हुक का नियम लागू होता है, तो इसी को हमने कहा है प्रत्यास्थ सीमा में, ये प्रत्यास्थ क्षेत्र है। तो प्रत्यास्थ सीमा में इस क्षेत्र में प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम ये सिग्मा हो और ये एप्सिलॉन हो तो इसका अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो सिग्मा बटे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है प्रत्यास्था गुणांक K। यहाँ पर ये जो हो जाएगा क्या, प्रत्यास्था गुणांक, तो K सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब हमें पता है कि हमने 3 प्रकार के प्रतिबल पढ़े हैं और 3 प्रकार की विकृतियां पढ़ी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमको 3 प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक भी मिलेंगे, जो कि हैं यंग गुणांक, अपरूपण गुणांक और आयतन गुणांक। अब इन तीनों को एक एक करके हम ध्यान से समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा यूज होता है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम, तो पहला जो गुणांक है हमारा यंग गुणांक है। तो क्या होता है, मान लेते हैं कोई इस तरीके से लोहे की एक छड़ है, लोहे का एक तार हो सकता है, बेलनाकार तार है जिसकी लंबाई L थी। हमने इसके एक सिरे को यहाँ पर कस के बांध दिया है और नीचे से इसको खींचा है, तो हम देखेंगे ऊपर भी एक बल लगेगा और एक नीचे बल भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो इसकी वजह से इसकी तार में लंबाई में वृद्धि होगी। तो मान लेते हैं इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, डेल्टा L हो गई। इसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, तो इसमें विकृति कितनी उत्पन्न हो जाएगी, इसमें विकृति जो होगी अनुदैर्ध्य विकृति इसको कहेंगे हम। क्या कहेंगे इसको, अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति कितनी उत्पन्न हुई, एप्सिलॉन बराबर ये हो गई डेल्टा L बाई L। फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या हुआ, क्या होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है आरोपित बल और बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये हो गया F बाई A। तो परिभाषा क्या कहती है, यंग गुणांक y बराबर होता है, y बराबर होता है हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल F बाई A बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति कितनी है, डेल्टा L बाई L। तो यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा हो गया। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L। तो इस तरीके से हम चाहें तो यंग गुणांक को लिख सकते हैं। ठीक, अब जब हमने एक्सपेरिमेंट करे तो हमको मिला कि जो y होता है वो होता है हमारा लगभग 10 की घात 9 कोटि का होता है। 10 की पावर 9 नहीं, 10 की पावर 10 कोटि का होता है। 10 की पावर 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की कोटि का होता है। इस कोटि का जो है हमें मोस्टली मिलेगा, इस मतलब 9, 10, 11 इस तरीके से हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारा हो गया यंग गुणांक। अब ये जो है बहुत बड़ा मान है, इसका मतलब ये है कि धातु के जो तार हैं
उनमें एक छोटी सी भी वृद्धि करने के लिए हमको एक बहुत बड़े बल की आवश्यकता है, हमारा अपरूपण गुणांक। तो फिर से वही परिभाषा बनेगी, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? अपरूपण गुणांक कहते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? हमें पता है अपरूपण प्रतिबल कितना होता है, तो ये तो F/A ही रहेगा। और अपरूपण विकृति होती है हमारी यहाँ पर X/L। ये है इस दिशा में, यानी कि जब हमने देखा था यहाँ पर ये हमारा ब्लॉक रखा था, इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा इतना खिसक जाएगा, इतना यहाँ से इस तरीके से खिसक जाएगा। तो ये हमारा x था और ये हमारा l था। तो X/L के अनुपात को ही क्या कहते हैं? G कहते हैं। तो यहाँ से x का मान हम निकाल सकते हैं। X/L बराबर कितना हो जाएगा? F/A/G, ये भी कर सकते हैं। और कभी कभी जो है इसको हम थीटा भी कह देते हैं, यहाँ पर ये थीटा होता है। तो G बराबर कितना लिख सकते हैं? G बराबर लिख सकते हैं F/A/थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा, तो G इंटू थीटा बराबर इसको F/A भी कर सकते हैं। तो अपरूपण गुणांक में अगर हम इस थीटा से, जिसने कौन सी डिस्प्लेस हो गया, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि रेडियन में होना चाहिए, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? अपरूपण प्रतिबल मिल जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक आप देखेंगे तो वही होगा, क्योंकि इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी, तो जो विमा प्रतिबल की होगी वही इसकी होगी। तो इसकी विमा मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हमारा बन जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और विमा क्या बनेगी बेटा? विमा बनेगी हमारी, न्यूटन का होता है mL/t-2 बट्टे यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mL-1t-2। तो इसकी विमा हो गई। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया है अपरूपण गुणांक। अब अपरूपण गुणांक और प्रत्यास्थ गुणांक में क्या संबंध होता है? ये होता है जो G होता है वो y का लगभग y/3 होता है, y/3 होता है, y/3 होता है। यानी कि जो अपरूपण गुणांक होता है वो यंग गुणांक का 1/3 के आसपास होता है। ये आपको ऐसे ही याद रखना है। तो चलिए अब देखते हैं हम थर्ड, आयतन गुणांक क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको बुल्क मॉडुलस या बल्क मॉडुलस भी कहते हैं। ठीक, तो जलीय प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? हम आयतन गुणांक कहते हैं। तो B बराबर कितना होगा? इसको B से प्रदर्शित करते हैं, B फॉर बुल्क। तो जलीय प्रतिबल, अब जलीय प्रतिबल क्या होता है? ये तो दाब होता है, तो यानी कि P, और डिवाइडेड बाय आयतन विकृति क्या होती है? प्रारंभिक आयतन इतना था, अब बाद में कंप्रेस हो गया, कम रह गया है, तो V माइनस डेल्टा V रह गया। यानी कि आयतन में कमी कितनी है? -V, माइनस डेल्टा V, इसमें कमी आ गई बटे प्रारंभिक आयतन, ये हमारी क्या हो गई? आयतन विकृति हो गई। तो ये हमारा हो गया बुल्क मॉडुलस। अब यहाँ पर -V आ रहा है यहाँ पर, तो -V क्या प्रदर्शित कर रहा है? -V ये बता रहा है कि जो आयतन में कमी हो रही है, आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जो प्रेशर है वो ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर दे रहा है, उससे उसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, केवल उसका क्या जो साइज है वो कम हो गया है, उसका आयतन थोड़ा सा कम हो गया है। तो B बराबर हो जाएगा P बटे माइनस डेल्टा V/V। तो ये तो हो गया हमारा बल्क मॉडुलस। अब क्या है? अब हमको देखना है इसका उल्टा क्या होता है। उसको हम कहते हैं संपीड्यता। संपीड्यता इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसको प्रदर्शित करेंगे K से। तो K बराबर होता है 1/B। K बराबर कितना होता है? 1/B। इसको 1/B जब यहाँ से निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? माइनस डेल्टा V बटे B और बटे P। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस का डेल्टा V बटे P इंटू V। तो ये हमारी कंप्रेसिबिलिटी हो गई। ये हमें ये बताती है कि कोई जो लिक्विड के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसको कितना कंप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूँ कि जैसे निकिल है, तो निकिल की कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। निकिल की कंप्रेसिबिलिटी है, आप ये NCERT की टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। जैसे निकिल की कंप्रेसिबिलिटी होती है 260, निकिल की कंप्रेसिबिलिटी जो आएगी 260 गुणे 10 की घात 9 में 1 बटे में आ जाएगा, यानी कि बहुत कम है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। और जो गैस होगा, गैस की कंप्रेसिबिलिटी आएगी 1 बटे 1 गुणे 10 की पावर -4, यानी कि लगभग 10 की पावर 4 ये है किसी गैस की।
तो हम देख रहे हैं जो गैस होता है, इसलिए किसी अगर पात्र में गैस भरी है और पिस्टन से हम दबाएं तो बहुत ज़्यादा दब जाएगा, यानी कि इसके आयतन के सापेक्ष इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन निकिल बहुत ठोस होता है, उसको आप कंप्रेस करेंगे, उसमें कंप्रेसिबिलिटी ये देखो लगभग, अगर इसको 100 भी मान लोगे आप तो यहाँ पर 10 की पावर 11 यानी कि 10 की पावर -11 एटॉमिक साइज से भी कम है। तो निकिल की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, जबकि गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका बुल्क मॉडुलस ज़्यादा होता है, इसका बुल्क मॉडुलस कम होता है। तो इस तरीके से हमने ये तीनों जो गुणांक थे उनको पढ़ लिया। अब हमको एक नया रेशियो पढ़ना है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अब देखिए एक अनुपात है जिसको हम कहते हैं पॉइसन अनुपात। स्पेलिंग इसकी कुछ ऐसी रहेगी POISSON, पॉइजन, इसको ऐसे पॉइजन भी पढ़ देते हैं लोग, लेकिन ये है पॉइसन अनुपात। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई ये एक टायर है और जब इसको आप खींचोगे तो आप देखोगे कि ये अपनी साइड जो इसकी डायमीटर थी उसके अनुपात में थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा ऐसे, और लंबाई में नीचे की ओर बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक, ऐसा ही होता है भाई। वॉल्यूम अगर फिक्स है, किसी चीज़ को खींचेंगे तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लेकिन जो लंबाई में वृद्धि में जो मटेरियल आ रहा है यहाँ पर वो कहाँ से आया होगा, वो साइड वेज कहीं से आ गया होगा, इधर की ओर खिंच गया होगा। तो फिर इसका मतलब ये अंदर की ओर चली गई है। ये वाली जो लेंथ, जो उसकी विड्थ थी, जो उसकी चौड़ाई थी, मोटाई थी, वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो इसी को हम कहते हैं पार्श्विक विकृति, लेटरल स्ट्रेन, यानी कि पार्श्व से, किनारों से जो विकृति हो गई है उसी को कहते हैं। तो पार्श्विक विकृति क्या हो जाएगी, व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास। तो व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास हमारा क्या हो गया, पार्श्विक विकृति हो गई है। अब अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है, तो हमको पहले ही वाला टॉपिक है, इसमें क्या है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो ये हो गई हमारी अनुदैर्ध्य विकृति। तो पॉइसन अनुपात जो होता है वो सिग्मा के बराबर होता है। अब देखिए शुरुआत में मैंने कहा था जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और एस से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उससे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए आप जो स्ट्रेस को जो है प्रतिबल जिसको हम कहते हैं, जो प्रतिबल है, शुरुआत में आपने लिखा होगा, मैंने कहा था आप चाहे सिग्मा लिख लीजिए या एस लिख लीजिए। तो आप सिग्मा भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वाली NCERT में मैंने बता दिया है सिग्मा लिखा है और हिंदी वाली में एस लिखा है। अब अगर आपको ये अनुपात भी पढ़ना है तो इसको भी सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपने पहले सिग्मा बना रखा है तो इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है, या तो आप उसको एस से ही बना लीजिए। ठीक, तो ये सिग्मा अनुपात है, इसको हम कैसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति और डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति, इसी के अनुपात को हम कहते हैं सिग्मा। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा डी बाई डी और बटे डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा डी बाई डी बटे डेल्टा एल बाई एल, यही हमारा क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य विकृति। और इसका मात्रक क्या होगा, इसका अगर आप मात्रक पूछेंगे तो मात्रक इसका कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही विकृतियां हैं, ये भी विकृति कोई मात्रक नहीं, ये भी विकृति कोई मात्रक नहीं, मीटर बटे मीटर कोई मात्रक नहीं, मीटर बटे मीटर कोई मात्रक नहीं, तो मात्रकहीन है। कैसा, ये शुद्ध नंबर है, मात्रकहीन। और जो मोस्ट मेटल्स के लिए इसका जो मान होता है वो आप अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं 0.3 के आसपास ही आपको इसका मान मिलेगा। इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, इससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ये मिलेगा। लेकिन वैसे इसकी जो वैल्यू होती है शायद -0.5 से शायद 1 के बीच में होती है, ऐसे ही कुछ होता है इसका मान, जो भी है एग्जैक्ट मान मुझे भी याद नहीं है। लेकिन आप मोस्ट मेटल जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका मान 0.3 के आसपास इसमें आप मान सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉइसन अनुपात, पॉइजन रेशियो, इंग्लिश में ऐसे हिंदी में है तो पॉइजन ही लोग पढ़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पॉइजन रेशियो ही पढ़ते हैं। ठीक, अब जो है दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यह है तनित तार में स्थैतिक ऊर्जा। यानी कि कोई तार ऐसे खींच दिया जाता है जब, तो उसमें ऊर्जा भर जाती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थैतिक ऊर्जा। उसी ऊर्जा का हमको कैलकुलेशन करनी है कि उसमें कितनी ऊर्जा भर जाएगी, कितनी ऊर्जा आ जाएगी। तो देखिए जैसे मान लेते हैं ये कोई तार है, इसकी लंबाई L है,
इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अब इसको F बल से जब खींचा जाता है तो क्या होगा, जब किसी तार को त्वरण प्रतिबल खींचा जाएंगे तो त्वरण प्रतिबल होगा के अंतर्गत खींचा जाता है तो अंतःपरमाणुविक बलों के विरुद्ध कार्य किया जाता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं छोटे ये एटम रखे हैं, इनके बीच में आकर्षण बल लगा हुआ है। अब जैसे ही आप इनको दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो इन बलों के विरुद्ध, ये जो बल लग रहे थे यहाँ पर, इनके विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पे जो F लग रहा है इसको इधर दूर दूर ले जाने के लिए आपने इन बलों के विरुद्ध कार्य किया है। इन बलों के विरुद्ध जब आपने काम किया है, जो आकर्षण बल थे, तो क्या होगा, जो आपने एक्स्ट्रा कार्य किया है वो इनमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। जैसे ये बल आप छोड़ेंगे ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। अभी तक आपने यही पढ़ा है कि जब किसी तार को खींचते हैं प्रत्यास्था के कारण, जैसे ही बल हटाते हैं वो पुनः वापस आ जाता है। अब लेकिन हम यहाँ पर ये स्टडी कर रहे हैं कि जब इसको खींचेंगे तो उसमें कुछ ऊर्जा भर जाएगी। वो ऊर्जा कितनी होगी उसकी कैलकुलेशन हमको यहाँ पर करनी है। तो ऊर्जा क्यों आ जाती है, क्योंकि हमको इन परमाणुओं के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतःपरमाणुविक बल जो होते हैं, अंतःपरमाणुविक जो बल होते हैं उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। वही हमारा कार्य जो होता है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमने माना तार को F बल से dW वृद्धि करने के लिए, dL वृद्धि के लिए dW कार्य किया जाता है। यानी कि हमने इसमें से कोई दूरी ले ली है, यहाँ पर ये dL वृद्धि हो गई। तो इतनी वृद्धि करने के लिए, इतनी छोटी सी वृद्धि करने के लिए इस F बल से हमको कितना कार्य करना पड़ा है, dW। तो देखो जो वृद्धि हुई है वो बल की दिशा में ही हुई है। तो जो dW बराबर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा F dL और cos 0 डिग्री, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, हमको पता है W बराबर होता है F डॉट D। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा F dL इंटू 1, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है, यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा F इंटू DL। अब हमको F चाहिए, तो F का मान निकाला जाए। F का मान कैसे निकाला जाए, तो हमने पता है कि ये तार है कोई, इसका यंग प्रत्यास्था गुणांक y है। इसमें वृद्धि कितनी हुई है, इसमें वृद्धि हुई है L वृद्धि हो गई है। तो इसका प्रयोग करेंगे हमें पता है, चूंकि यंग गुणांक कितना होता है, यंग गुणांक बराबर कितना होता है, ये होता है y बराबर F बाई A बटे वृद्धि कितनी हुई L बाई कैपिटल L। तो यहाँ से हम F का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से y इंटू L बाई कैपिटल L बराबर कितना हो जाएगा, F बाई A। तो यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा, F बराबर हो जाएगा YAL बाई कैपिटल L। तो F का मान हम यहाँ पर रख देंगे और फिर DW का मान निकालते हैं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से DW बराबर कितना हो गया, DW बराबर हमको मिल जाएगा, DW का मान हो जाएगा F का मान कितना है, YAL बाई L और DL। ये सब तो नियतांक है, YA बाई L तो नियतांक था और L DL यहाँ पर बचा रह गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको वृद्धि करनी है, कहाँ से कहाँ तक। तो देखो पहली वृद्धि थी जो L1 था कैपिटल L था, और जो L2 है वो कितनी है, L प्लस स्मॉल l। तो अगर हम मान लें यहाँ पर इसको अगर हम 0 मान लें तो ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस l। यानी कि वृद्धि जो हमको करनी है वो 0 से l इतने के लिए लिमिट लगा सकते हैं। तो टोटल कुल कार्य कितना करना पड़ेगा, कुल कार्य जो हो जाएगा हमारा, कुल कार्य W बराबर हो जाएगा 0 से स्मॉल l dW बराबर हो जाएगा 0 से l YA बाई L इंटू DL। इसका क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। तो हमें पता है कि इंटीग्रेशन x की पावर n बराबर होता है x की पावर n+1 बटे n+1। तो यहाँ पर घात कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा हमारा YA बाई L, नियतांक के बाहर आ जाएगा और ये बनेगा L² बाई 2। और लिमिट लगा देंगे 0 से L लगाएंगे तो YA बाई L और ये हो जाएगा L² बाई 2 माइनस 0² बाई 2। तो 0 तो वैल्यू 0 हो गई, उसकी ज़रूरत ही नहीं हमें। तो यहाँ पर रख देंगे YA बाई L इंटू L² बाई 2।
तो इस तरीके से ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई ऊर्जा। कुल जो कार्य था वो संचित है। अब हमको इसको थोड़ा सा इस रूप में नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा बदल लेना है। तो हम इसको कैसा कैसा बदल के आगे करते हैं। इसके आगे देखो, इसको क्या ले सकते हैं, तो W जो हमारा हो जाएगा वही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा U और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा Y और यहाँ पर है A, और ये L स्क्वायर बटे कैपिटल L। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी L स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, 1/2 ये हो जाएगा YA और Y यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर और बटे L स्क्वायर इंटू L। हमने ऊपर नीचे L से यहाँ पर क्या करा दिया है, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये L और ये L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर बन जाएगा, ये L यहीं पर रखा रहेगा। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला इसका मिला, 1/2 इंटू Y इंटू L बाई L का होल स्क्वायर और इंटू AL। तो ये क्या बन गया, ये है यंग गुणांक, ये है उसमें जो है अनुदैर्ध्य विकृति का स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या बन गया, उसका आयतन। तो यहाँ से हम प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा वॉल्यूम बराबर ये भी ज्ञात कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 Y इंटू L बाई कैपिटल L का होल स्क्वायर। तो इसी को हम स्मॉल u से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, स्मॉल u यानी कि एकांक आयतन की ऊर्जा, एनर्जी डेंसिटी आ गई हमारी। एनर्जी डेंसिटी कितनी हो गई, 1/2 Y L बाई L का होल स्क्वायर। इसको दूसरा रूप भी हम इसको दे सकते हैं, इसको दूसरा रूप भी दे सकते हैं। तो u को हम दे सकते हैं यहाँ से, हमको पता है कि y बराबर होता है F बाई A बटे L बाई कैपिटल L। तो y इंटू L बाई L को हम क्या ले सकते हैं, F बाई A। तो स्मॉल u को हम ले सकते हैं 1/2 y स्मॉल L बाई L इंटू L बाई L। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, ये बन गया हमारा स्ट्रेस STRESS, और ये क्या बन गया, L बाई L स्ट्रेन बन गया, तो U आ गया। तो इस तरीके से 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज, अगर हम एक ग्राफ खींचे, यहाँ पर एक ग्राफ खींचे, यहाँ पर हो हमारा स्ट्रेस और यहाँ पर हो स्ट्रेन, और इस पर कोई सीधी रेखा ऐसे जा रही हो, तो ये प्रत्यास्थता की सीमा है। अब इस सीमा तक अगर हम यहाँ पर ये एरिया फाइंड कर लें, ये वाला एरिया, यहाँ पर ये वाला एरिया अगर फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इस तरीके से स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वक्र में प्रत्यास्था की सीमा तक का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा बता देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमको पता चल जाएगा कितनी दूरी तक इसको खींचा गया है। तो इस तरीके से हम स्ट्रेस स्ट्रेन वक्र को देख करके ये भी बता सकते हैं कि उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित है। तो अब पूरी थ्योरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके हमको देखने हैं एप्लीकेशन की, डेली लाइफ में इसका कहाँ पर यूज हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहला एप्लीकेशन देखते हैं। पहला एप्लीकेशन ये है कि अगर आपने देखा होगा जो पुल हैं या मकान है उनमें जो एंगल रखे जाते हैं, गर्डर रखे जाते हैं, उनका जो शेप होता है वो आई आकार का होता है। इस तरीके से होता है जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी भी आई आकार की होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों करा जाता है? तो देखिए जैसे मान लेते हैं कोई एंगल है, दो आधारों पर यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक। तो हमें पता है कि अगर ये अपने भार से ही कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, लचक जाएगा, इसमें लचक आ जाएगी। तो वो जो लचक होती है उसको हम डेल्टा से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा, W, इसका खुद का भार नीचे की ओर W लग रहा है, तो WLQ इसकी L लंबाई है बटे 4BDY, इसका यंग गुणांक है। तो अगर इसको हम और थोड़ा सा 3 डायमेंशन में देखें तो ये इसकी लंबाई L है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी मोटाई है। तो अब हमको करना क्या है कि अगर इसको हम सीधे रख देते हैं तो हमारा जो एंगल है बहुत ज़्यादा उसमें लचक आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे, लंबा जितना ज़्यादा होगा तो पुल तो लंबा होता ही है, तो उसमें उतनी ही ज़्यादा लचक आ जाएगी। तो पुल तो बनाना ही है, तो इसके साथ हम बहुत ज़्यादा जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। भाई पुल अगर
बड़ा पुल है तो बड़े ही एंगल लगेंगे, उसको तो छोटा कर नहीं सकते। तो फिर हमारा सारा गेम आ जाता है इन दोनों चीज़ों पर कि इनको हम किसी तरीके से कम करें। तो अगर हमको डेल्टा को कम करना है तो इन सभी राशियों को हमको क्या करना होगा, बड़ा करना होगा। जितनी बड़ी से बड़ी राशि होगी नीचे वाली, ये डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया कि अगर डी को जो है अगर हम कम करते हैं तो ज़्यादा करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डेल्टा है बहुत तेज़ी से कम होने लग जाएगा। लेकिन अगर डी को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका भार बढ़ जाएगा। जब भार बढ़ जाएगा तो फिर डेल्टा जो है हमारा क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसको तो हम बढ़ा रहे हैं, इसको बढ़ाने से डेल्टा तो घट रहा है, लेकिन इसके बढ़ने की वजह से इसका ओवरऑल मास बढ़ जा रहा है। तो ये W बढ़ गया तो फिर से ये और ज़्यादा लचक हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम D तो बढ़ाएं, लेकिन इस तरीके से बढ़ाएं कि भार ना बढ़े, और इसकी जो इस तरीके से ये चौड़ाई है ये भी बढ़ी रहे। तो फिर इसका एक ही समाधान है कि ये जो B है इसको तो उतना ही रहने दें, और चौड़ाई, ये ऊंचाई है, ये वाली मोटाई, इसको भी उतना रहने दें। तो लेकिन बीच का पोर्शन, बीच का जो मास यहाँ पर है उसको हम क्या कर दें, हटा दें, बीच का द्रव्यमान हटा दें। तो जब हम हटा देंगे तो हमको कुछ आई शेप मिल जाएगा इसका। जैसे ये वाला पोर्शन अगर हम यहाँ से हटा दें काट करके, इतना पूरा पोर्शन यहाँ से ये हमने हटा लिया ऐसे, और यहाँ से ये वाला हमने हटा दिया, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको आई शेप मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर हमको मिल जाएगा आई शेप, ऐसे यहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे क्या हुआ, एक तो हमारी जो हाइट थी ये वाली, ये उतनी ही बनी रही, और ये चौड़ाई भी उतनी बनी रही, लंबाई भी उतनी बनी रही, लेकिन उसका द्रव्यमान कम हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो लचक थी वो कम हो गई। इसीलिए हम एंगल गर्डर को आई शेप का बनाते हैं। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर हमने देखा है कि सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 8,800 मीटर, यानी कि समथिंग 8.8 किलोमीटर। तो पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कितनी हो सकती है? धीरे धीरे हमें पता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है, तो चोटी भी बढ़ती जाएगी। तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाकर के बढ़ेगी, ये हमको कैलकुलेट करना है, इसका अंदाज़ा लगाना है हमको। अभी तक हुई नहीं है, लेकिन हम मैथ्स का इस्तेमाल करके, फिजिक्स का इस्तेमाल करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई होगी कितनी ऊंचाई तक हो सकती है, किसके बाद वो उससे ऊपर नहीं बढ़ पाएगी। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो चोटी होगी वो कितनी होगी। देखिए, ये मान लीजिए कोई चोटी है जिसकी ऊंचाई हमने h मान ली है, इसकी डेंसिटी जो है हमारी कितनी है, ρ है। तो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर इस पूरे बल के कारण जो स्ट्रेस लग रही होगी वो कितनी होगी, प्रति एकांक, यहाँ पर हम निकालेंगे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बल कितना लगेगा भाई, बल बराबर हो जाएगा F/A। यहाँ से निकाल लेंगे F/A। अब ये F/A कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा ρgh, प्रेशर के बराबर, ρgh के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर लिक्विड होता तो लिक्विड अपनी सतह पर कितना फोर्स लगाता है, ρgh। ऐसे ये भी हमारा क्या है, हमारा रो डेंसिटी का कोई मैटर है तो यहाँ पर कितना बल लगा रहा होगा, ρgh। हम चाहे तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, mg ही है। m को हमने क्या लिख दिया है, m को हमने लिख दिया है यहाँ पर mg, और बटे यहाँ पर हमने a लिखा था। mg बटे a को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और बाई a इंटू जी। तो यहाँ पर रो और डेंसिटी तो हो जाएगा a इंटू एच और डिवाइडेड बाई a इंटू जी। तो ये से कट गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ρgh। ठीक, तो इसी को हमने इसलिए ρgh यहाँ पर लिख दिया। चलिए, अब हमको दिया गया चट्टान का जो प्रत्यास्थ सीमा, यानी कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस जो सह सकता है चट्टान वो इतना है, और इसकी डेंसिटी इतनी दे दी है। तो ये तो हमारा सिग्मा यू ही हो गया, सिग्मा एस यू अल्टीमेट स्ट्रेस बराबर हो जाएगा ρgh। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी एस यू बाई ρg। एस कितना है, 30 × 10⁻7 न्यूटन मीटर की पावर -2 बटे रो कितना है, 3 × 10⁻3 किलोग्राम इंटू मीटर की पावर -3 इंटू जी कितना है, 10 मीटर सेकेंड की पावर -2।
3 से ये इसको काटेंगे और ये पूरा 10 और ये 30 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, ये 0 से कट गया। यहाँ से अगर काटेंगे 3 जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 बचेगा, तो 10 की पावर कितना बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा देखो किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। तो इससे मिलकर के हमारा न्यूटन चला गया, और मीटर स्क्वायर था, मीटर की पावर -2 और +3, तो क्या बच जाएगा 10 की पावर 4 मीटर। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी है, हमने यहाँ पर छोड़ दिया है ठीक है कुछ नहीं छोड़ा है, सही तो है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 यानी कि ये लगभग कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी जो होगी जब भी होगी वो लगभग 10 किलोमीटर के आसपास होगी। अभी हमारी जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, वो कितनी है 8,888 किलोमीटर के आसपास है, जबकि मैक्सिमम कहाँ तक ये पहुँचेगी 10 किलोमीटर के पास तक। अगर बढ़ती रही धीरे 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 तो 10 किलोमीटर ऊंचाई तक तो पहुँच सकती है, उसके बाद फिर ये पहुँच नहीं पाएगी। तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे एनसीईआरटी के, और फिर उसके बाद हम कुमार मित्तल के भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अगर आपको ये न्यूमेरिकल लगाने हैं ये और आगे के चैप्टर पढ़ने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले चैप्टर में।